चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिन्हें अक्सर हम सिर्फ एक नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो एक नेता से कहीं ज्यादा थे। वो एक महान विद्वान थे, एक समाज सुधारक थे और सही मायनों में आधुनिक भारत की नींव रखने वाले एक निर्माता थे। उनकी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जरा एक क्लासरूम की कल्पना कीजिए। 6 साल का एक बच्चा जो सबसे होशियार है, उसे क्लास के कोने में बोरियों पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। प्यास लगती है, लेकिन वो पानी के मटके को छू नहीं सकता। उसे इंतजार करना पड़ता है कि स्कूल का चपरासी आएगा और ऊपर से उसके हाथों में पानी डालेगा। और सोचिए, जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता, उस बच्चे को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। इतिहास ने इस दर्द को 3 शब्दों में कैद किया है: नो प्यून, नो वाटर। तो इस सफर में हम 4 मेन हिस्सों को देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि वो 3,500 साल पुरानी समस्या आखिर थी क्या। फिर देखेंगे कि कैसे ज्ञान एक हथियार बना, कैसे एक नए भारत के लिए एक नया संविधान लिखा गया, और आखिर में ये कि आज भी अधिकारों की ये लड़ाई क्यों खत्म नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर का संघर्ष किसी एक इंसान या सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही एक सोच, एक व्यवस्था के खिलाफ था। ये एक ऐसा घाव था जो लगभग 3,500 साल पुराना था। देखिए, ये कोई नई बात नहीं थी। इसकी जड़ें तो वैदिक काल के ऋग्वेद तक जाती हैं, जहां समाज को काम के आधार पर बांटा गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये व्यवस्था जन्म के आधार पर इतनी कठोर हो गई कि पेशवा शासन से लेकर त्रावणकोर रियासत तक इसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। महाराष्ट्र में पेशवा शासन के दौरान महार समुदाय पर कुछ ऐसे नियम थोपे गए थे जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाए। सोचिए, उन्हें गले में मटका और कमर पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि न उनका थूक जमीन पर गिरे और न ही उनके पैरों के निशान जमीन को अपवित्र कर दें। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। दक्षिण भारत के केरल में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। जी हाँ, अगर कोई महिला अपना सीना ढकना चाहती थी तो उसे टैक्स देना पड़ता था। ये अमानवीय प्रथा तब खत्म हुई जब नांगेली नाम की एक महिला ने इसका विरोध करते हुए अपना बलिदान दे दिया। अब जब चारों तरफ ऐसी नाइंसाफी हो तो इंसान क्या करे? या तो हथियार उठाए या फिर कलम। बाबा साहेब ने दूसरा रास्ता चुना। वो जानते थे कि हजारों साल पुरानी इन जंजीरों को तलवार से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और शिक्षा की धार से ही काटा जा सकता है। भारत में जिस लड़के को स्कूल के कोने में बिठाया जाता था, जब वही लड़का स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो उसने देखा कि सब एक ही बेंच पर बैठते हैं, एक ही जगह से पानी पीते हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछता। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अमेरिका में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आज़ादी और बराबरी असल में होती क्या है। लेकिन वो वहां सिर्फ आज़ादी महसूस करने नहीं गए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भीमराव नाम का ये छात्र रोज 18 घंटे पढ़ाई करता था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज के हर स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा है कि ज्ञान सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए हासिल किया जाता है, ताकि करोड़ों लोगों की आवाज बना जा सके। पर सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से इतनी डिग्रियां लेकर जब वो भारत लौटे, तो बड़ौदा में उनके ही ऑफिस का चपरासी फाइलें उन पर दूर से फेंक कर देता था ताकि उसे छूना ना पड़े। उन्हें रहने के लिए कोई होटल या घर तक नहीं मिला। यही वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि डिग्रियां समाज की सोच पर लगे जाति के दाग को नहीं मिटा सकती। बड़ौदा के उस अनुभव ने बाबा साहेब के अंदर एक वैचारिक ज्वालामुखी जगा दिया। उन्होंने तय कर लिया कि ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत कामयाबी से नहीं जीती जा सकती। इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने के लिए एक नया, एक बराबरी का ढांचा तैयार करना ही होगा। और यहीं से सवाल उठता है आरक्षण का। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक नौकरी या एडमिशन स्कीम की तरह देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर सवाल ये है कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसे एक 100 मीटर की दौड़ से समझिए। एक धावक है जो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है और दूसरा उससे 50 मीटर पीछे खड़ा है, जिसके पैरों में हजारों साल पुरानी नाइंसाफी की जंजीरें बंधी हैं। अब बताइए, क्या ये दौड़ बराबर की हो सकती है? नहीं ना। आरक्षण उस दूसरे धावक को स्टार्टिंग लाइन पर लाने की एक कोशिश है, ताकि दौड़ बराबरी की हो सके। ये कोई खैरात नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का एक जरिया है। बाबा साहब जानते थे कि इस नाइंसाफी की जड़ें पुराने सामाजिक कानूनों में हैं। इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया, भारत का संविधान,
जहां मनुस्मृति जैसे ग्रंथ कहते थे कि महिला आज़ादी के लायक नहीं है, वही भारत के संविधान ने आर्टिकल 14 और 15 के तहत सबको बराबरी का हक दिया। जहां पुराने कानून कठोर शब्द बोलने पर जीभ काटने की बात करते थे, वहीं संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत सबको बोलने की आज़ादी दी। और उनकी लड़ाई सिर्फ एक समुदाय के लिए बिल्कुल नहीं थी, वो महिलाओं के हक के लिए भी लड़े। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें हर हिंदू महिला को तलाक लेने का अधिकार, पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार और पुरुषों के एक से ज़्यादा विवाह करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन जब संसद में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए, तो बाबा साहब ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री की कुर्सी छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। हमारे देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण होगा जहां किसी ने सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा दिया हो। बाबा साहब ने तो बराबरी का संविधान बना दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन क्या जमीन पर हकीकत बदली? आइए देखते हैं कि इतने सालों बाद भी अधिकारों की ये लड़ाई असल में कहाँ खड़ी है। सवाल आज भी वही है कि संविधान लागू होने के इतने दशकों बाद क्या हमारे देश में हर कोई सच में बराबर है, या फिर भेदभाव ने बस अपना रूप बदल लिया है, वो खत्म नहीं हुआ है। चलिए मीडिया को देखते हैं, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं। वहां की तस्वीर देखिए। 2022 की ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि देश के बड़े मीडिया संस्थानों में 121 लीडरशिप पदों में से लगभग 90% पर सवर्ण जाति के लोग हैं, और एससी या एसटी समुदाय से एक भी नहीं, 0%। अब जरा न्यायपालिका को देखिए, जहां आरक्षण लागू नहीं होता। 2018 से नियुक्त हाईकोर्ट जजों में से लगभग 82% सामान्य श्रेणी से हैं। ये दिखाता है कि जहां मौके बराबरी से नहीं मिलते, वहां सामाजिक विविधता आज भी कितनी कम है। जातिवाद खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बस उसका चेहरा बदल गया है। आज भी शहरों में सिर्फ नाम सुनकर घर किराए पर देने से मना कर दिया जाता है। आज भी एक दलित दूल्हे को अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। बाबा साहेब जैसे भविष्य देख सकते थे। 1949 में संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में भक्ति या किसी एक इंसान की पूजा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला सबसे पक्का रास्ता है। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि असली मकसद कभी आरक्षण नहीं था। बाबा साहब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां किसी को भी आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। आरक्षण तो उस बराबरी तक पहुंचने का सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। और अंत में ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में उस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बना रहे हैं जिसका सपना अम्बेडकर ने देखा था, या हम सिर्फ चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ रहे हैं? सोचिएगा जरूर।